हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज ही आएंगे। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले फ्रेडरिक मीसचर ने आइसोलेट किया था पस सेल्स के न्यूक्लियाई से, क्योंकि ये एसिडिक नेचर होता है। यही वजह है कि हम इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखें तो इसमें एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बना होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से, जबकि आरएनए बना होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड से। इसमें जो नाइट्रोजीनस बेसिस होती हैं उसमें ऑर्डिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन शामिल है, जबकि आरएनए में ऑर्डिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल जो है वो शामिल है नाइट्रोजीनस बेसिस। इसके अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और इसके अंदर राइबोज शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। जो डीएनए होता है ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, जबकि आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में। जो हमने न्यूक्लियोटाइड की बात की, तो अब ये बनता कैसे है। इसके अंदर तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब ये है कि जिसके अंदर 5 कार्बन होंगे। एक होता है फॉस्फोरिक एसिड और तीसरी होती है नाइट्रोजीनस बेस। ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जैसा कि ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये दरमियान वाली एक पेंटोज शुगर है जिसके 5 कोने हैं, ठीक है। एक कोने पे ऑक्सीजन है, बाकी चारों पे कार्बन है और एक 5th कार्बन बाहर है स्ट्रक्चर से। तो फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजीनस बेस लगेगी और 5th कार्बन के साथ फॉस्फोरिक एसिड लगेगा और ये पूरा का पूरा मिलकर स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। जो पहले मैंने शुगर आपको बताई, तो इसके अंदर आपको मैंने बताया कि पेंटोज शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। अब ये डीऑक्सी का मतलब क्या है कि जो सेकंड कार्बन होगा ना, ये वाला, इसके साथ नीचे जो आपको पता है ना, एक OH लगा होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर में और एक हाइड्रोजन लगा होता है। लेकिन जो होता है ना डीऑक्सी राइबोज, इसके अंदर क्या होता है कि जो सेकंड कार्बन होता है ना, जिसके साथ नीचे ये OH लगा हुआ था, इसमें OH नहीं लगा होता, सिर्फ हाइड्रोजन लगा होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। जबकि आरएनए में बोथ O भी होता है और साथ में H भी होता है, पूरा हाइड्रोक्सिल लगा होता है। ये जो लाइंस वगैरह लगी हुई है ना, असल में मैं पहले भी इसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि उसमें मेरी ना आवाज़ ज़रा सही नहीं आ रही थी। तो फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला आपके सामने ये है, H3PO4 भी कह सकते हैं आप इसे, इस तरह भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजनस बेस में एक प्यूरीन्स होती हैं, एक पायरीमिडीन्स होती हैं। प्यूरीन्स में जो है ना डबल रिंग पाया जाता है, पायरीमिडीन्स में सिंगल रिंग पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल में ऑर्डिनिन, गुआनिन आती है, जबकि पायरीडीन में से साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन आती है। अच्छा, एक ना न्यूक्लियोसाइड होता है, वो ऐसे होता है कि जब एक पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनस बेस मिलती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। अगर इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर फॉस्फोरिक एसिड भी मिला दें तो हमारे पास जो है ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अच्छा, डीएनए की वैसे बात करें तो ये हेरिडिटी मटेरियल होता है, ये कंट्रोल करता है लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, ये वजह है कि हम इसे पोलियो न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। एक और बात यह है कि अगर हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड मिले हों तो उसे हम कहेंगे ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है। मिसाल के तौर पे NAD+ निकोटाइनमाइड ऑर्डिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, जो कि एक कोएंजाइम है। ये क्या है कि ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड मिलके होते हैं। जबकि अगर 1 न्यूक्लियोटाइड ही हो हमारे पास तो उसे हम कहेंगे ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है। जैसे कि ATP, इसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड होता है, इसलिए ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है। अच्छा, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो ये आपस में मिलते कैसे हैं। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के जरिए आपस में मिल जाते हैं। स्केल मॉडल ऑफ डीएनए को देखें, इसको प्रपोज किया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। यही वजह है कि हम इसे वाटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। तो डीएनए के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जैसे कि एक ये है और एक ये है। इसका स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कॉइलिंग चेन्स की वजह से। और दोनों चेन्स ना एंटी पैरेलल होती हैं, यानी आपके सामने है। ये 5' इधर है, ये पूरी यहाँ जाके यहाँ पे 3' और इसका 5' इधर है और ये पूरी ऐसे होके 3'। ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल है, यानी एक नीचे को है तो एक ऊपर को। अच्छा, ये जो दोनों चेन्स होती हैं ये आपस में हेल्ड कैसे होती हैं। ये वीक लिंकेजेस से हेल्ड होती हैं, जिसकी एग्जाम्पल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, ठीक है। और जो ऑर्डिनाइन होता है ना,
और थाइमीन होता है, इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स, इसके ईच टर्न पे हमारे पास 10 नाइट्रोजीनस बेसिस पाई जाती हैं और जो बोथ स्टैंड्स का डायमीटर है ये 2 नैनोमीटर होता है और जो बोथ स्टैंड्स के दरमियान डिस्टेंस है ना ये हमारे पास 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए की बात करें तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड से बनता है, ठीक है। इसके अंदर एक ही स्टैंड होता है, डीएनए की तरह 2 नहीं होते। 4 नाइट्रोजीनस बेसिस हैं, ऑर्डिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। और ये प्रोटीन सेंसस में इन्वॉल्व होता है, मैंने पहले भी बताया। अच्छा, अगर हम डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाएं तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जबकि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन कहते हैं और इसको इकट्ठा हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं, ठीक। तो अगर हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए आता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है डीएनए से राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स आपको पता है प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन बनाने के लिए वो अमीनो एसिड्स को अरेंज करते हैं। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए लाता है ना वो उसी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अमीनो एसिड्स को अरेंज करके प्रोटीन को बनाते हैं। अब जो टोटल आरएनए होता है ना सेल में, उसका 3 to 4% मैसेंजर आरएनए होता है और ये ना वेरिएबल लेंथ का होता है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि एक अमीनो एसिड जो होता है ना वो उसको कोड करता है 3 न्यूक्लियोटाइड। अब होता है क्या है कि अगर बड़ी प्रोटीन है, ठीक है, यानी बड़ी प्रोटीन है, तो उसके लिए जो मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड है वो भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितना वो उसका साइज़ बड़ा होगा उतनी ज़्यादा जो है अमीनो एसिड्स कोड होंगी और फिर उतनी ज़्यादा अमीनो एसिड्स अरेंज होकर प्रोटीन बनाएंगी। तो यही वजह है कि साइज़ जो होता है मैसेंजर आरएनए का वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जितने प्रोटीन में होते हैं उसके ऊपर बेस करता है। ट्रांसफ़र आरएनए की बात करें तो ये क्या करता है कि अमीनो एसिड्स को उन साइट्स के पास लेके जाता है जहाँ पे पेप्टाइड चेन्स को सिंथेसाइज किया जाता है। आपको पता है कि अमीनो एसिड्स मिलकर पेप्टाइड चेन्स बनाते हैं और फिर पेप्टाइड चेन्स ही प्रोटीन बनाती हैं। ट्रांसफ़र आरएनए ना 20 टाइप्स के होते हैं और टोटल आरएनए में से ये 10 to 20% ट्रांसफ़र आरएनए ही होता है सेल में, और ये इनकी लेंथ ना 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स तक की होती है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो ये प्रोटीन सेंसिस की मशीनरी के तौर पे काम करता है, ठीक है। और ये ना 80% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल होता है और जिसमें से 40 to 50% जो होता है ना ये एसोसिएट होता है राइबोसोमल प्रोटीन से। इसकी लेंथ 1500 से 3000 न्यूक्लियोटाइड तक हो सकती है। लास्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर वो आपस में मिलें तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलें तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, लिपिड्स और प्रोटीन मिलें तो लाइपोप्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स मिलें तो ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स मिलें तो न्यूक्लियोप्रोटीन बनती हैं। तो अब जो सेलुलर सेक्रीशंस होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स क्या करती हैं कि इंटीग्रल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती हैं। लाइपोप्रोटीन जो है बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसी तरह जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो हमारा न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक खत्म होता है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 भी खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।